अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और प्रेशर ऑफ ए गैस है। मेरे बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और प्रेशर ऑफ ए गैस को डिस्कस करने से पहले आइए थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं हीट को और थर्मोडायनेमिक्स को। बेटा, हीट जो है इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है जो कि किसी बॉडी के अंदर स्टोर हो या पोजेस्ड हो। द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज द इंटरनल एनर्जी। तो सर हीट फिर क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांजिट। ये ट्रांजिट में होती है। सर ट्रांजिट का मतलब मुंतकिल होने वाली एनर्जी की शक्ल है। सर किधर से मुंतकिल होती है? फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो एनर्जी की शक्ल जो मुंतकिल हो रही होती है उसको हम हीट कहते हैं। सर हीट क्या हुई फिर? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हॉट से कोल्ड की तरफ जो एनर्जी जा रही होती है बेटा उसको हम हीट कहते हैं। सर फॉर इंस्टेंस ये देखिए, हमारे पास दो बॉडीज हैं। वन इज एट टेम्परेचर T1 एंड द सेकंड बॉडी इज एट टेम्परेचर T2। जो बॉडी टेम्परेचर T1 पर है ये हॉट बॉडी है, क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2। सो ये क्या हुई बेटा? हॉट बॉडी हुई, और ये क्या हुई? कोल्ड बॉडी हुई। अगर इन दोनों बॉडीज के दरमियान में हम एक थर्मल ब्रिज एस्टेब्लिश कर दें। सर ये थर्मल ब्रिज क्या होता है? जिससे हरारत मुंतकिल हो सकती है। तो एनर्जी की एक शक्ल होगी जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हॉट से निकल कर कोल्ड में जा रही होगी। और यही एनर्जी जो है जो हॉट से कोल्ड में मुंतकिल हो रही होती है इसको हम हीट कहते हैं। बेटा मजे की बात यह है कि जब हीट हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही होती है तो हम उसके एक हिस्से को पकड़कर वर्क में यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो फिजिक्स की ब्रांच जो कि हीट की दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्जन के साथ डील करती है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आगे जाकर हम शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर इतनी सी बुनियादी बात बहुत जरूरी है कि हीट जो है जब हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही होती है तो उसके एक हिस्से को पकड़कर हम वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो डिवाइस ऐसा करता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा? हीट इंजन कहते हैं। सर हीट इंजन क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि हीट एनर्जी को वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हम हीट इंजन को समझना चाहते हैं और थर्मोडायनेमिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस कौन है। मेरे बेटा, हीट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस होता है गैस, और गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाली जो थ्योरी है उसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और गैसेस के बिहेवियर को गवर्न करने वाले जो लॉस हैं उन्हें हम गैस लॉस कहते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेरे बेटा गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी विच इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लफ्ज काइनेटिक का मतलब बहुत वाज़ेह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। सर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं? जी हाँ सर, उनके होने का सबूत है। जी हाँ, उनके होने का भी सबूत है और उनके हरकत में होने का भी सबूत है, और वो क्या है? डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन मीन्स, फर्ज करें कि आप अपने रूम में एक परफ्यूम की बॉटल को अंडेल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके रूम के अंदर परफ्यूम के वेपर्स जो हैं वो सैचुरेट कर चुके होंगे। इसका मतलब एक जगह से वेपर्स जो हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, वेपर्स मीन्स गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए हैं। सर कैसे? हरकत करके। तो डेफिनेटली गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और दे आर इन मोशन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के होने का सबूत यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबूत क्या है? डिफ्यूजन, फ्यूजन, ब्रोनियन मोशन है। सर और दूसरी बात, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके अंदर ये लफ्ज काइनेटिक बहुत वाज़ेह तौर पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स हैव ओनली काइनेटिक एनर्जीज, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पोटेंशियल एनर्जीज पोजेस नहीं करते हैं, उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। सर गैसेस के बिहेवियर को गवर्न करने वाले जो लॉज हैं जिन्हें हम गैस लॉज कहते हैं, इनको हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रीव्यू इनका जरूर शेयर करूंगा। सर गैस लॉज में पहला कानून जो है जिसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, ये क्या है? सर बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड
द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं मेरे बेटा, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए मेरे बेटा, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। उसके बाद बेटा एवोगैड्रोस लॉ, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, और उनके वॉल्यूम इक्वल हैं और वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हैं, तो दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। और सर पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर everywhere inside the vessel would be same if the gas is of uniform density। अगर किसी गैस की मेरे बेटा डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो कंटेनर के अंदर हर पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो सेम होगी, या हर दीवार पर प्रेशर सेम होगा, यानी Px जो है और Py जो है और Pz जो है ये सारे P ही के बराबर होंगे। सर प्रेशर लॉ क्या कहता है? प्रेशर लॉ ये कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume pressure is directly proportional to absolute temperature। तो गैस का जो प्रेशर है वो absolute temperature के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्जन के साथ डील करने वाली फिजिक्स की ब्रांच का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। और वो मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें हीट को कन्वर्ट किया जाता है वो क्या है? वो है वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। सर थर्मोडायनेमिक्स के लॉस कितने हैं? देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उनमें से पहला कानून है, इसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज भी कहते हैं। सर ये क्या कहता है? ये कहता है कि when the thermal bridge is established between the two bodies, one is hot and second is cold, when the thermal bridge is established between the two bodies, heat flows from hot to cold body until the both bodies are at the same temperature। जब तक के दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर नहीं आ जाती, हीट जो है वो हॉट से कोल्ड की तरफ को फ्लो करती रहती है। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी किसी सिस्टम को हीट दी जाती है, सिस्टम उस हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, उसके एक हिस्से को W में कन्वर्ट करता है और दूसरा हिस्सा जो है वो उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का सबब बनता है। Whenever the heat is added to the system, system absorbs this heat, convert a part of it into the work, and the remaining heat is used by the system to increase the internal energy of its molecules। So first law of thermodynamics को हम law of conservation of energy भी कहते हैं in thermodynamics। Second law of thermodynamics, मेरे बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ डील करता है जिसमें हीट वर्क में कन्वर्ट होती है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है मेरे बेटा उसको हम 3 अंदाज में डिस्क्राइब करते हैं। एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन, एक है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, और तीसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ हीट इंजन विच कैन टेक हीट फ्रॉम हॉट बॉडी, कन्वर्ट इट completely into work without rejecting any heat into the surrounding। ये नामुमकिन है कि हम एक ऐसा हीट इंजन बना ले जो कि Q को मुकम्मल तौर पर W में कन्वर्ट कर दे और कोई भी हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट ना हो। सर इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ये क्या कहता है? इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ये कहता है कि whenever heat flows from hot body to cold body, जब भी हीट हॉट से कोल्ड की तरफ को जाएगी, the entropy of the system plus the surrounding would always increase। disorder is increasing in the universe। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और तीसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ नहीं, कोल्ड से हॉट की तरफ हम हीट को नहीं फ्लो करवा सकते विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा वो एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को
साबित कर रहा है, और वो क्या है कि 0 केल्विन इज नॉट अटेनेबल बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हम 0 केल्विन टेम्परेचर को फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन से हासिल नहीं कर सकते हैं। सर आइए जरा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स पर बात कर लेते हैं। बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 4 पास्टुलेट्स हैं, उनको हम शेयर करने जा रहे हैं। पहला पास्टुलेट ये है, पहला पॉइंट ये है कि फाइनाइट वॉल्यूम में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर फाइनाइट का मतलब महदूद वॉल्यूम में लामहदूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का दूसरा पास्टुलेट जो है वो ये कहता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, उनके दरमियान में सेपरेशन बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले में? उनके साइज के मुकाबले में, यानी सेपरेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और तीसरा पास्टुलेट ये कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट जीरो। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करते हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन न होने के बराबर होती हैं। सर हम नॉर्मल हालात की बात करते हैं। सर आपकी नॉर्मल हालात से मुराद क्या है? मेरी नॉर्मल हालात से मुराद है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की बात करते हैं हम। यहाँ पर आम हालात की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस न होने के बराबर होती हैं, यानी इसका मतलब यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जीज होती हैं एंड दे डोंट पोजेस एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। सर और चौथा पॉइंट ये है कि कोलिजन जो होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में वो परफेक्टली इलास्टिक है। सर परफेक्टली इलास्टिक है, इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। और मजे की बात यह है कि मॉलिक्यूल्स न सिर्फ एक दूसरे से टकराते हैं बल्कि वो कंटेनर की दीवारों से भी जाकर टकराते हैं, और जब कोई गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पे टकराता है तो वो फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर ऑफ ए गैस कहते हैं। अगरचे एक मॉलिक्यूल की वजह से लगने वाली फोर्स बहुत कम होगी, लेकिन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे फाइनाइट वॉल्यूम में इतने ज्यादा हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। वो जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवार पर जाकर फोर्स लगाएंगे तो उसी से बनता है प्रेशर। सो प्रेशर क्या है? इट इज एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और सर आइए हम प्रेशर ऑफ ए गैस का फार्मूला ड्राइव करते हैं और इसके डेरिवेशन के दौरान में इसके साथ रिलेटेड जो टाइप ऑफ एमसीक्यूज होंगे वो बीच में से ही हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सर ये देखिए बेटा, ये एक क्यूबिकल कंटेनर है। सर क्यूबिकल कंटेनर का मतलब यानी इस कंटेनर की ये वाली साइड की लेंथ भी L है, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है बेटा? L³ है। और इसके हर फेस का एरिया, ये तो शेडेड फेस आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया L² है, ये एरिया भी L² है, ये एरिया भी, इस तरफ भी, नीचे भी, फ्रंट पे भी और बैक साइड पर भी हर फेस का एरिया कितना है बेटा? L² है। तो सबसे पहले मैं प्रेशर को डिफाइन करने जा रहा हूं। सर प्रेशर क्या है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होती है बेटा? चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सो डेल्टा P ओवर डेल्टा T के बराबर है। ये फोर्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एरिया वैसे का वैसे आ गया। अब अगर फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि हमारे पास टाइम कितना है? 1 सेकेंड, यानी यूनिट टाइम है और यूनिट एरिया है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी? सर प्रेशर ऑफ ए गैस इज एक्चुअली द मोमेंटम ट्रांसफर्ड per second per unit area by the collision of gas molecules। मॉलिक्यूल्स के टकराव की वजह से, कंटेनर की दीवारों पर टकराव की वजह से जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड होता है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, उसी को हम प्रेशर ऑफ ए गैस कहते हैं। सो प्रेशर ऑफ ए गैस इज मियरली द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया by the continuous collision of gas molecules to the walls of the container। लिहाजा अगर हम प्रेशर का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें देखना होगा कि मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से, और पहले एक मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से मोमेंटम का ट्रांसफर निकालेंगे और फिर n मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से मोमेंटम का ट्रांसफर निकालेंगे। अगरचे हमने ये कहा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते, लेकिन बहरहाल उनकी कोई तादाद तो है ना, लिहाजा हम ये कहेंगे कि कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ईच ऑफ मास m है, और वो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 अप टू vn हैं। और मजे की बात यह है कि हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और उसका मोमेंटम कितना है? mv1x है, यानी मॉलिक्यूल यूं जा रहा है बेटा,
एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, उसका मोमेंटम mv1x है, वो कोलाइड करेगा, कोलाइड करके वापस आएगा, तो मोमेंटम कितना होगा माइनस mv1x होगा। लेकिन मैंने इसको यहां पर यूं करके शो किया है कि इनिशियल मोमेंटम को इधर, क्योंकि वो एक ही लाइन पे जाएगा, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पर वापस आएगा, लेकिन यहां पर आपको दिखाने के लिए ये दो डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो ये उसका इनिशियल मोमेंटम है मॉलिक्यूल का, जो कि कंटेनर की दीवार पर, कौन सी दीवार है ये, ABCDA, ये वाली दीवार पर मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है। तो इस मॉलिक्यूल का इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटा, mv1x, और टकराने के बाद इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस mv1x हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं मॉलिक्यूल का। बेटा मॉलिक्यूल जब कंटेनर की दीवार पर टकरा रहा है तो उसका जो मोमेंटम में चेंज आया है वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर फाइनल मोमेंटम कितना है, ये रहा, कितना है सर, माइनस mv1x है उसका फाइनल मोमेंटम, माइनस, सर ये माइनस क्यों, ये फार्मूले का माइनस, और ये माइनस क्यों, फाइनल मोमेंटम का माइनस, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, mv1x है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो किसके बराबर, एक मॉलिक्यूल का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 2mv1x। और यही है हमारा पहला टाइप ऑफ एमसीक्यू, कि जब कंटेनर की दीवार पे जाकर मॉलिक्यूल टकराता है तो टकराने पर उसके मोमेंटम में जो चेंज आती है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2mv1x के बराबर है। और सर आप ये कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम जब हम निकाल रहे होंगे तो यहां पर ये स्मॉल m क्या होगा, मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मैस। सर एक मॉलिक्यूल का मैस कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है मेरे बेटा, आपने मोलर मैस को डिवाइड करना होता है एवोगैड्रोस नंबर पर, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाता है। यानी गैस के मोलर मैस को एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड कर दें तो एक मॉलिक्यूल का मैस आ जाता है। सर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मैस अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मैस कितना है बेटा, 32 kg है, उसको डिवाइड करेंगे Na पर, Na की वैल्यू कितनी होगी 6.022 इंटू 10 की पावर कितनी बेटा 26। सर 26 क्यों, 23 क्यों नहीं मेरे बेटा, देखो अगर मैस kg में लोगे तो Na में पावर जो है वो 26 आएगी। हमने ये चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि अगर मैस को kg में लें तो Na की जो वैल्यू होगी उसमें 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, लेकिन एक किलो मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 26 होते हैं। आइए बेटा अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स पर। बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स को डिस्कस करने से पहले मैं शेयर करना चाहता हूं कि टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कितना होगा। सर टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स से मतलब क्या है, दो मुसलसल टकराव में मॉलिक्यूल ने कितना फासला तय किया है। फर्ज करें कि ये कंटेनर की वॉल है, ये कंटेनर की दीवार है और मॉलिक्यूल यहां से आया है, तो ये एक टक्कर तो कितना फासला तय हुआ L, और फिर ये दूसरी साइड पर जाकर टकराएगा तो कितना फासला तय होगा सर L प्लस L कितना हो गया 2L। सर इसका मतलब ये है कि टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स कितना होगा बेटा, फासला बटा स्पीड, फासला कितना तय हुआ 2L डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है v1x। बेटा मेरी बात याद रखो, जो कोई भी वक्त जो है, कोई भी टाइम इंटरवल जो है, उसको जब हम उलट देते हैं तो उस टाइम में होने वाले इवेंट्स आ जाते हैं। सर फॉर एग्जांपल ये देखिए टाइम पीरियड क्या होता है सर, एक वाइब्रेशन का टाइम, अगर मैं इसको उलट दूं तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। वो अलग बात है, आपने उसका नाम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रखा है, तो सर फ्रीक्वेंसी क्या है 1/टाइम। इसी तरह दो सक्सेसिव कोलिजन्स का टाइम डेल्टा टी है, तो अगर मैं उसको उलट दूं तो ये क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स का फार्मूला क्या बन गया बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स का फार्मूला बन गया v1x, ये भी उलट जाएगा बेटा ओवर 2L। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स किसके बराबर है, v1x ओवर 2L के बराबर है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। बेटा इससे पहले हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 और टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 शेयर किया है। मेरे बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 ये है कि व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑन इट्स कोलिजन टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। बेटा चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल किसके बराबर है, -2mv1x के बराबर है। और सर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन किसके बराबर है, बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बराबर है v1x ओवर 2L के। तो आइए अब देखते हैं कि फोर्स exerted by the single molecule on its collision to the wall of container कितनी होगी।
तो बेटा मुझे ये बताइए कि फोर्स होती किसके बराबर है? सर फोर्स तो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल। जो दीवार फोर्स लगाएगी मॉलिक्यूल पर बेटा वो किसके बराबर होगी? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर होगी। और जो मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा सर वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर होगी। यहां से बेटा ये माइनस यहां पर आ गया और डेल्टा टी जो बटे में है बेटा इसको हम 1 ओवर डेल्टा टी लिख देंगे इनटू डेल्टा पी। सर 1 ओवर डेल्टा टी क्या है? यही तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? v1x ओवर 2l है इनटू डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? माइनस 2m v1x है। ये 2 से कैंसल आउट हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, m ये आ गया बेटा v1x इंटू v1x क्या हो गया? v1x स्क्वायर हो गया, ओवर में ये l आ गया। सो द फोर्स exerted by the single molecule on its collision to the wall of container is mv1x square over la। लेकिन बेटा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो एक मॉलिक्यूल की फोर्स की वजह से तो नहीं हो रहा, वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी n मॉलिक्यूल्स की फोर्स की वजह से एग्जर्ट हो रहा है। लिहाजा जो n मॉलिक्यूल्स इस फेस पर जाकर फोर्स लगाएंगे कंटेनर के इस फेस पर जिसका नाम है ABCDE, इस फेस पर जो n मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे बेटा उसको हम कहेंगे x डायरेक्टेड फोर्स। सो x डायरेक्टेड फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगी? Fx के। और वो किसके बराबर होगी? तमाम मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस एड अप हो जाएंगी। सर सिंपली एड अप क्यों हो रही हैं? क्योंकि वेक्टर्स जो हैं जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन के रूल्स को फॉलो करती है। लिहाजा fx किसके बराबर आएगा? f1x प्लस f2x प्लस f3x अप टू fnx के बराबर आएगा। सर f1x की वैल्यू क्या है बेटा? f1x की वैल्यू है m v1x स्क्वायर ओवर l के बराबर है। तो सर f2x की वैल्यू क्या होगी बेटा? f2x की वैल्यू होगी m v2x स्क्वायर ओवर l के बराबर होगी। और fnx की वैल्यू क्या होगी? m vnx स्क्वायर ओवर l के बराबर होगी। यहां पर इन सब टर्म्स में कौन सी चीज कॉमन है? सर m ओवर l, m ओवर l, m ओवर l सब में कॉमन है बेटा। लिहाजा m ओवर l को हम साइड पर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा v1x स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बच गया बेटा? v2x का स्क्वायर प्लस आगे क्या बच गया? v3x का स्क्वायर अप टू क्या बच गया बेटा? vnx का स्क्वायर बच गया। अब ये जानते हैं बेटा कि जो प्रेशर होता है वो क्या है? सर प्रेशर वो फोर्स है जो कि कंटेनर की दीवार पर लग रही है पर यूनिट एरिया। सो तो प्रेशर अगर हम निकालना चाहते हैं सर किस फेस पर? ABCDE फेस पर। तो यही हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रेशर ऑन द फेस ABCDE किसके बराबर है? सर प्रेशर को हम Px कहेंगे। प्रेशर वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। हम x डायरेक्टेड प्रेशर की टर्म यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली ये कहेंगे कि इस फेस पर प्रेशर कितना लग रहा है। इस फेस पर कह लें या इस फेस पर कह लें एक ही बात है। सर उसको हम Px कहेंगे। जी हाँ, और Px किसके बराबर होगा बेटा? Fx यानी जो कि x डायरेक्टेड फोर्स है डिवाइडेड बाय इस फेस का एरिया। तो सर इस फेस का एरिया कितना है? अगर ये क्यूबिकल कंटेनर है तो इस साइड की लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, ये वाली साइड भी लेंथ L है। तो जाहिर है कंटेनर का वॉल्यूम L क्यूब है और हर फेस का एरिया L स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहां पर करेंगे क्या बेटा? 1 ओवर a को साइड पर कर देंगे, fx को अलग से लिख लेंगे। 1 ओवर a की वैल्यू क्या है बेटा? 1 ओवर l स्क्वायर। a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे l स्क्वायर और fx की वैल्यू ये वाली जो है विच इज m ओवर l इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू vnx स्क्वायर, ये वैल्यू उठाकर हम यहां पर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर l स्क्वायर और l मल्टीप्लाई होंगे और प्रेशर जो होगा फेस ABCD पर वो किसके बराबर होगा? m ओवर l क्यूब के बेटा। m ये वाला आ गया, l इंटू l स्क्वायर l क्यूब आ गया इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू vnx स्क्वायर। और यही है वो प्रेशर जो कि कंटेनर के इस फेस पर लग रहा है या इस फेस पर लग रहा है। और मुस्तकबिल में जाकर हम ये कहेंगे कि तमाम फेसेस पर प्रेशर Px, Py और Pz P ही के बराबर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन 6 क्या है, और वो है गैस की डेंसिटी कितनी होगी। बेटा गैस की जो डेंसिटी है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक मॉलिक्यूल के मास को वॉल्यूम पर डिवाइड करने से हासिल नहीं होने वाली। तो सर यहां पर कंटेनर में
कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर एक मॉलिक्यूल का मास m है तो 2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा 2m, 3 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा 3m, तो n मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा mn। सो टोटल मास ऑफ गैस क्या है बेटा, mn है, और इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा वॉल्यूम पर, यानी डेंसिटी का फार्मूला क्या है बेटा, मास ओवर वॉल्यूम। सर मास किसका, गैस का, और पूरी गैस का जो मास होगा, इस कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है उसका मास किसके बराबर है, mn के बराबर है, और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, L क्यूब है, लिहाजा डेंसिटी किसके बराबर आएगी, mn ओवर L क्यूब के बराबर होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहां पर px के फार्मूले में m ओवर L क्यूब को रिप्लेस करना चाहते हैं डेंसिटी की टर्म्स में, तो हम करेंगे ये बेटा कि यहां पर m ओवर L क्यूब को यहां ही रहने देते हैं और n को उस तरफ ले जाते हैं। n जो है जाकर क्या करेगा बेटा, डेंसिटी पर डिवाइड हो जाएगा, तो रो ओवर n किसके बराबर आ जाएगा बेटा, m ओवर L क्यूब के बराबर आ जाएगा, और रो ओवर n जो है बेटा वो किसके बराबर है, m ओवर L क्यूब के बराबर है। तो अब हम प्रेशर का फार्मूला लिखने जा रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और करना सिर्फ ये है कि m ओवर L क्यूब को हम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर क्या लगाएंगे बेटा, रो ओवर n, लिहाजा px किसके बराबर आ जाएगा, ये क्या आ गई वैल्यू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू vnx स्क्वायर, ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, और यहां पर m ओवर L क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, रो ओवर n आ जाएगा। आइए एक काम करते हैं बेटा, ये n जो है इसको यहां पर वेलोसिटीज की जो स्केयर्ड वैल्यूज हैं उनके बटे में ले आते हैं, तो लिहाजा फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, रो इंटू v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर अप टू vnx स्क्वायर ओवर में क्या आएगा बेटा, n आ जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये बड़ी मजेदार टर्म है और इसका नाम है बेटा मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी ऑफ द x कंपोनेंट्स। सर क्या मतलब मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी, जी हाँ सर, मीन कैसे, देखें तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज जो हैं x कंपोनेंट्स की, तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के आपने क्या ले लिए बेटा, स्क्वायर ले लिए, और फिर उनको आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज की स्क्वेयर्ड वैल्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिवाइड हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगी, मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट बन जाएगी। तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर हम मीन का सिंबल यूज कर रहे हैं, ये सिंबल क्या है बेटा, एवरेज और मीन का सिंबल है। सर किसका मीन लिया जा रहा है, स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज का, कौन सी स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज, x कंपोनेंट्स की स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहां पर प्रेशर के फार्मूले में मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी आ चुकी है, मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी आ चुकी है x कंपोनेंट की। सर क्या किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी जीरो होती है, जी हाँ बेटा, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन वेलोसिटी जीरो होती हैं। सर मीन वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे होंगे उतने ही नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे होंगे, और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटीज और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटीज जब ऐड होंगी और उनका हम जब मीन लेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा। लेकिन अगर हम स्क्वेयर्ड वैल्यूज का मीन ले लें तो वो जीरो नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वेयर पॉजिटिव होता है। लिहाजा मीन वेलोसिटी ऑफ द एक्स कंपोनेंट और द गैस वुड बी जीरो, बट द मीन of the squared of the velocities would not be equal to zero। तो सर पहले मीन लेना है, नो पहले स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज लेनी है और फिर उनका मीन लेना है। तो ये स्क्वेयर जो है ये मैं बाहर नहीं लिख सकता, यहां पर नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसका तो मतलब ये होगा कि पहले आपने मीन ले लिया है और फिर स्क्वेयर लिया, वो तो जीरो होगा। बल्कि आपने किया ये है कि आपने पहले स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज ली हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो गई हैं, और उसके बाद उनका मीन लिया है, इसलिए हम इसको मीन ऑफ स्क्वेयर्ड वेलोसिटी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैस की मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी क्या होगी। मेरे बेटा गैस की मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे ये बताओ ये किसकी मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं उनकी मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटीज हैं। तो सर गैस की मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी क्या होगी। मेरे बेटा गैस की मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी जो है यही हमारा 8th टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी ऑफ गैस किसके बराबर होगी। बेटा मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी ऑफ गैस जो है वो बराबर होती है एक्स कंपोनेंट की मीन स्क्वेयर्ड वेलोसिटी प्लस
y कंपोनेंट की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी प्लस z कंपोनेंट की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, यानी तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उनकी मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज जो हैं वो ऐड अप होंगी तो गैस की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी आएगी। सर क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वो तमाम कंपोनेंट्स की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज ऐड अप होंगी तो उसके नतीजे में गैस की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी आएगी। और मजे की बात एक और भी है बेटा, और वो ये है कि जितनी मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी की वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू x कंपोनेंट की, उतनी ही y कंपोनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उतनी ही z कंपोनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सर क्यों? उसकी वजह ये है बेटा कि जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो x एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स y एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं और उतने ही मॉलिक्यूल्स z एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। लिहाजा मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी of the x component would be equal to the mean squared velocity of the y component and it is equal to the mean squared velocity of the z component। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि ये जो mean squared velocity है y component की, इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे? vx square average लिखेंगे और इसकी जगह पर भी क्या लिखेंगे? vx square average लिखेंगे। लिहाजा गैस की mean squared velocity क्या होगी? x component की mean squared velocity प्लस फिर x component की mean squared velocity फिर x component की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। तो मेरे बेटा गैस की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? दैट वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स द मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इससे रूट मीन स्क्वायर का भी एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे, लेकिन उसको बाद में हम शेयर करेंगे एंड पे जाकर। लेकिन यहां पर एक बात बहुत वाज़ेह है कि गैस की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी 3 टाइम्स होती है वन ऑफ द कंपोनेंट की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का, जबकि वन ऑफ द कंपोनेंट की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी क्या बनेगी? सर ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा एंड इट वुड बिकम 1/3 टाइम्स द मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गैस। सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गैस इज 3 टाइम्स द मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट एंड वन ऑफ द कंपोनेंट की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू 1/3 द मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गैस। तो अब हमने करना क्या है? हमने करना यह है कि ये जो प्रेशर का फार्मूला है बेटा, इसमें x कंपोनेंट की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी की बजाय गैस की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी को इन्वॉल्व करना है और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ vx स्क्वायर एवरेज इन इक्वेशन 7। इस इक्वेशन में vx स्क्वायर की एवरेज की वैल्यू पुट करेंगे। सर vx स्क्वायर एवरेज की वैल्यू है कितनी बेटा? vx स्क्वायर एवरेज की वैल्यू जो है 1/3 v स्क्वायर एवरेज है। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं बेटा रो वैसे का वैसे आ गया और vx स्क्वायर एवरेज की जगह पर क्या आएगा बेटा? इट इज इक्वल टू 1/3 v स्क्वायर एवरेज के बराबर आ जाएगा। और ये किसकी मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी है बेटा? ये मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी है बेटा किसकी बेटा? गैस की। अब ये 3 जो है ये रो के बटे में हम लिखेंगे यहां पर, तो ये फार्मूला क्या शक्ल अख्तियार कर जाएगा? ρ/3 इंटू v स्क्वायर एवरेज। लिहाजा ये प्रेशर का हमारे सामने एक फार्मूला आ चुका है। अब बेटा पास्कल्स लॉ क्या कहता है? बेटा पास्कल्स लॉ ये कहता है कि कंटेनर के किसी भी फेस पर जो प्रेशर है वो बराबर होता है। मतलब ये कि प्रेशर एवरीवेयर इनसाइड the cubical container would be equal if the gas is of uniform density। अगर गैस की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो जितना इस फेस पर प्रेशर होगा ABCDA पर, उतना ही इस फेस पर प्रेशर होगा बेटा, उतना ही टॉप वाले फेस पर होगा, उतना ही ये बॉटम वाले फेस पर होगा, उतना ही फ्रंट फेस पर होगा, उतना ही बैक फेस पर होगा। तो कंटेनर के तमाम फेसेस पर प्रेशर बराबर होता है, यानी PX PY के और PY PZ के, और ये सिंपली PE के बराबर है। लिहाजा ये PX ही प्रेशर ऑफ द गैस है। और इसका पहला फार्मूला हमारे सामने क्या बन गया बेटा? प्रेशर ऑफ गैस का पहला फार्मूला आ गया हमारे सामने ρ/3 इंटू v स्क्वायर एवरेज। लिहाजा यहां से वाज़ेह पता चलता है कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन 2 पैरामीटर्स। नंबर 1 डेंसिटी ऑफ द गैस। अगर हम मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, गैस के मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज को चेंज न होने दें, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? डेंसिटी के। जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि अगर हम डेंसिटी ऑफ द गैस को इंक्रीज करेंगे बेटा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट रखें तो प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज कैसे बढ़ाते हैं ये आगे जाकर हम शेयर करेंगे कि मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज जो हैं वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती हैं। सर आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन 10 जिसमें हम प्रेशर को का फार्मूला
ड्राइव करने जा रहे हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में प्रेशर का फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमने करना क्या है, इस फार्मूले में रो की वैल्यू पुट करनी है। सर रो की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा, रो की वैल्यू है mn/l क्यूब। तो आइए हम इस फार्मूले में, ये वाला फार्मूला जो है इसमें ये 3 आपको बटे में नजर आ रहा है बेटा, वी स्क्वायर एवरेज भी ये आ गया बेटा। अब मैं रो की वैल्यू पुट करूंगा बेटा। रो की वैल्यू क्या है मेरे बेटा, दैट इज mn/l क्यूब। सर ये रो की वैल्यू आ चुकी है, जी हाँ। तो L क्यूब क्या है सर, L क्यूब है कंटेनर का वॉल्यूम। तो यहां पर मैं कैपिटल V लिख रहा हूं L क्यूब की जगह पर, और ये N मैं यहां पर दोबारा से लिख दिया। अब ये जो मैस है, मुझे बताइए कौन से मॉलिक्यूल का मैस ज्यादा है। सर हर एक मॉलिक्यूल का मैस बराबर है, तो अगर कोई वैल्यू यूनिफॉर्म हो तो उसको एवरेज में लिखा जा सकता है। लिहाजा ये मैस चूंकि हर मॉलिक्यूल का सेम है, इसको मैं एवरेज में लिख दूंगा। ये एवरेज में आ गया सर। और अब क्या करना है सर, अब ये जो इक्वेशन है बेटा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर, और ये 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ ए गैस का फार्मूला क्या बन गया बेटा, 2/3 n/v इनटू व्हाट, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सर क्या मतलब, ये कौन है, ये सिंबल मीन का है, और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज हैं। सर ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज नहीं है, नो बेटा। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज का फार्मूला 1/2 या हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है। तो सर क्या ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज भी नहीं है, नो बेटा, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज का फार्मूला हाफ i ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये कौन है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज हैं। और यहां से वाज़े तौर पर पता चलता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या है बेटा, 2/3 n/v, ये n/v आ गया बेटा। और ये कौन है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। यहां से वाज़े पता चलता है कि प्रेशर 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। सर प्रेशर कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, पहली बात तो ये कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, जी हाँ। यानी आप अगर गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसकी बड़ी ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपकी गाड़ी के टायर में प्रेशर जो है वो 26 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस है, और आप उसको बढ़ाकर 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस करना चाहते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे, डेफिनेटली आप उसमें मजीद हवा डलवाएंगे। मजीद हवा डलवाने का मतलब क्या है मेरे बेटा, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 2, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन वाला सिलेंडर है और उसमें मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करता हूं, तो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, और प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और तीसरी चीज है, प्रेशर डिपेंड करता है मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पर। यानी अगर आप मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं, और सर मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होती हैं, वो टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और अगर मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज यानी टेंपरेचर को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ जाता है। और मजे की बात यह है कि यहां पर जो कंटेनर हमने लिया था वो क्यूबिकल था, और उसमें कोई पिस्टन नहीं है, यानी यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फिक्स हैं और यहां पर वॉल्यूम भी फिक्स है। तो 2/3 वैसे ही कांस्टेंट है। तो यानी ये वाली टर्म अगर इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में, चूंकि 2/3 n/v कांस्टेंट है, लिहाजा प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि वाइब्रेशनल and rotational kinetic energies have no role in exerting the pressure। मेरे बेटा ये बात याद रख लो डियर स्टूडेंट्स के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज का प्रेशर के एग्जर्ट करने में कोई रोल नहीं है। सर क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्ज करें कि ये कंटेनर है और ये उसकी दीवार है, यहां पर हमारे पास क्यूबिकल कंटेनर है बेटा, और ये उसकी एक वॉल है या फेस है। और अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता हुआ आ रहा है तो उसकी रोटेशन की वजह से कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा। हाँ, अगर वो रोटेट करता हुआ आके टकराता है तो ये उसकी ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल के साथ साथ ये उसकी ट्रांसलेशनल मोशन है जो कि प्रेशर को एग्जर्ट कर रही है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव नो रोल इन एक्सर्टिंग द प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, मीन
वैल्यूज ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज के। सर सवाल ये पैदा होता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के फार्मूले क्या हैं। सर ये फार्मूला कौन सा था? ये तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला था। तो रूट मीन स्क्वायर क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस की बात करने जा रहा हूं। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अब मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करने जा रहा हूं। इसके 5 फार्मूले हैं और पांचों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल 3 फार्मूले शेयर कर रहे हैं क्योंकि 2 फार्मूले टेम्परेचर की टर्म्स में है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर करेंगे। तो पहला फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का। पहली बात तो यह है कि रूट मीन स्क्वायर्ड है तो यहां पहला काम स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं, यानी आपने वेलोसिटीज के स्क्वायर लेने हैं, पहला काम। उसके बाद उनका मीन लेना है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा, ये मैंने मीन ले लिया और एंड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर्ड वेलोसिटीज के मीन का स्क्वायर रूट। ये गैस की रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का फार्मूला है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी की यूनिट जो है बेटा वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि वो स्क्वायर्ड वैल्यू है। दूसरी बात बेटा ये है कि जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एक न्यूमोनिक भी याद रख लेते हैं, और वो ये है कि रूट मीन स्क्वायर है तो रूट में है, यानी रूट मीन है तो रूट में है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के जो 5 फार्मूले होंगे वो रूट में ही आएंगे। आइए सर देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला, और वो क्या है? अगर मैं इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लूं तो ये बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यहां पर 3 के ऊपर क्या आएगा बेटा? स्क्वायर रूट आएगा, और यहां पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस का दूसरा फार्मूला क्या बन गया बेटा? दैट इज इक्वल टू गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द एक्स कंपोनेंट। यहां पर याद रखिएगा कि एक्स कंपोनेंट की भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी। और तीसरा फार्मूला जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वो है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और वो मैं यहां से डिड्यूस करता हूं बेटा। और वो क्या है? ये 3 को आप पहले उधर लेकर जाइए, 3p से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 3p ओवर में रो आ जाएगा। तो ये 3p ओवर रो किसका फार्मूला? मीन स्क्वायर्ड का। तो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा बेटा? 3p ओवर रो अंडर रूट, 3p ओवर रो अंडर रूट। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने प्रेशर ऑफ ए गैस तक पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी बेटा उसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे टेम्परेचर की, और गैस लॉस को KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इस फार्मूले से डिड्यूस करेंगे। सर इसको आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फार्मूला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।